नमस्ते दोस्तों। आज का लेक्चर क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ऐसा बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, और बोला ही नहीं जाता, और यही सच भी है। तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है तो बेसिक मैथ तो हमें आना ही चाहिए। बिना मैथ के फिजिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो अगर इतना इम्पोर्टेंट है मैथ, तो हमें लगा कि एक बार हमें इसको बेसिक जो है मैथ के बेसिक्स वो सब पढ़ लेने चाहिए। हालांकि आप लोग 10th तक जो है मैथ पढ़ के आए हुए हैं। जो बच्चे बायो लिए हैं, बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं, वो लोग जो कुछ मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट है जो 11 12th में यूज होता पढ़ाया जाता है वो नहीं पढ़े हैं, तो मैं उनको यहाँ कवर करूंगा। और आज जो है फर्स्ट पार्ट में इसके मैं कुछ जो है क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी है उसको भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें हम आज जो फर्स्ट टॉपिक है, एक होता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर, ये क्या होता है? नोटेशन ऑफ नंबर्स। इसमें क्या होता है, नंबर्स को, जैसे बड़े नंबर्स को हमें लिखना होता है, तो अगर बार बार हमें बहुत बड़ा नंबर जैसे करोड़ में, लैक्स में, इन सब में अगर बड़ा बड़ा नंबर हमें बार बार लिखना होता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है, हम कितना बड़ा नंबर कैसे लिखें। तो इसका एक मेथड बनाया गया। इसको कैसे बनाया गया, यहाँ पे a × 10⁻⁵ ये फॉर्मेट बनाया गया। और इसमें क्या कंडीशन है कि a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होना चाहिए। और b क्या होना चाहिए इसमें? b आपका है, ये होता है इंटीजर। b इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, दोनों हो सकता है। ठीक है, बी क्या है, इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। बाकी ये नंबर क्या है, 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, या फिर जो कुछ वैल्यूज आपने अभी तक याद किया होगा, या फिर बड़े बड़े नंबर्स जो हम यूज करते हैं, कुछ वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, उनको देखिए आप। जैसे हमने सबसे पहले आपने याद किया होगा लाइट, लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपने याद किया होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मीटर पर सेकेंड। या फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और कुछ वैल्यू मैं लिखूं तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई होता है 10⁻⁻15 मीटर। अवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा आपने, 6.023 × 10⁻23। इस तरीके से आपने नंबर्स याद किए होंगे, कांस्टेंट याद किए होंगे, और आगे बहुत सारे कांस्टेंट याद करने पड़ेंगे आपको। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुना होगा आपने, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इनकी खास बात क्या है, इनको लिखने का एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट बनाया गया। आप देखिए ये वाला नंबर जो है, ये सारे नंबर, यहाँ पे 1 इंटू लिख दूं मैं, तो ये सारे नंबर देखोगे, ये जो है, आप साइन मत देखिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप तो ये एक से छोटा हो गया ये। तो ये जो है वो क्या है, या तो 1 है, या फिर 1 और 10 के बीच में है। ठीक है, देखिए 3, 1.6, 9.1, 1, 6.023, 6.67, ये सारी चीजें हैं इसमें। अब इन्हीं को जो है हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बार बार इस तरह के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। इन पर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा मैं देख देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जाए, 257.28 इंटू 10⁻⁻27, इस तरीके से एक नंबर दिया गया। तो ये क्या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्मेट में है, ये नंबर 257.28 है। ठीक, ये वाला तो सही है, इंटीजर है। लेकिन ये वाला नंबर जो है 257 है, 10 से बड़ा है, तो इसको हमें 10 से छोटा करना पड़ेगा। अब इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, डेसिमल को हम कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, यही चीज हमें आज सीखना है। इस टॉपिक में यही सीखना है। तो अगर हम इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 25 अभी भी 10 से बड़ा है। यहाँ पर करेंगे 2.5, अब 10 से छोटा हो गया। अगर यहाँ पे कर दें तो 0.2 हो जाएगा, जो कि 1 से छोटा हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। तो ओवरऑल हमें डेसिमल यहाँ पे लगाना होगा, या फिर आपने जितने भी नंबर डेसिमल वाले देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल सब में लगा हुआ है।
तो आप इस बात को याद भी रख सकते हैं कि डेसिमल को हमें एक डिजिट के बाद लगा के लिखना है। जो भी हम आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो भी हमारा आंसर आता है तो हम उसमें लास्ट में यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करके लिखते हैं। ये तरीका होता है लिखने का। तो अगर यहाँ पे लिखे हम डेसिमल को यहाँ पे लगाए 2.5728 इंटू 10 टू द पावर, अब ध्यान से देखिएगा, ये नंबर तो चेंज हो गया ओवरऑल। अगर हम अपने मन से सिर्फ यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो पूरा नंबर चेंज हो जाएगा, हमें नंबर नहीं चेंज होने देना है। तो क्या करेंगे, जब डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर जो है चेंज होती है। 10 की पावर चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, यही चीजें, दो चीजें आपको सीखनी है कि 10 की पावर या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। दो चीज अगर आप सीख गए तो ये टॉपिक आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, और बार बार कैलकुलेशन में ये हर न्यूमेरिकल में आपको मिलने वाला है इस तरह का कैलकुलेशन। तो या हम 10 की पावर या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, एक तो ये सोचना होगा। और अगर इंक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो कितनी हो रही है, यही चीजें हमें सीखनी है। तो यहां से हमने डेसिमल को दो डिजिट शिफ्ट किया है। अब इंक्रीज डिक्रीज, सबसे पहले इंक्रीज डिक्रीज कैसे पहचानेंगे। अगर डेसिमल शिफ्ट करने के बाद कभी हमें राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, कभी लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, जो भी होगा हमें डेसिमल शिफ्ट करने के बाद अगर ये नंबर ये नंबर जो है ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो 10 की पावर हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये नंबर इंक्रीज हो रहा होगा तो 10 की पावर डिक्रीज करनी होगी, मतलब रिवर्स प्रोसेस है, इनवर्स प्रोसेस है। ध्यान से देखिए कि यहां से जब हम यहां डेसिमल लाएंगे 257 से ये हो गया 2.57, तो अब ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमें इसकी 10 की पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, जितने डिजिट हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। यहां से यहां लाने में हमने 2 डिजिट डेसिमल शिफ्ट किया है, तो -27 में 2 इंक्रीज करने का मतलब इसमें ऐड कर देंगे, तो -27 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -25। अब ये हमारा इस फॉर्मेट में हो गया, ये जो फॉर्मेट हमने लिखा था, a × 10⁻⁵ ठीक है, समझ में आ गया। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर और मैं डिक्रीज वाला बता देता हूँ, 0.00257, इस तरीके से इंटू 10⁻⁻25 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, ये नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ये नंबर, तो हमें 1 से बड़ा और 10 के बीच। तो ये डेसिमल अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ कर देंगे 25 हो जाएगा, 10 से बड़ा हो जाएगा, हमें 10 से छोटा चाहिए। तो ये डेसिमल यहाँ लगाना पड़ेगा, 2.57 लिखना पड़ेगा, इंटू अब 10 की पावर क्या करें। ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट करने से क्या हुआ, ये नंबर था 0.0025, तो ये बहुत छोटा नंबर है। जैसे हमने डेसिमल यहाँ शिफ्ट किया ये नंबर हो गया 2.57, नंबर इंक्रीज कर गया, ये नंबर इंक्रीज कर गया। अब इंक्रीज किया है तो इस 10 की पावर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने से डिक्रीज करेंगे, हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 3 से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने का मतलब इसमें से 3 माइनस करेंगे, और -25 -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -28। ठीक है, ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने का तरीका। अब इन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लाई, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड आएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आएंगी। तो पहले मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई में मान लीजिए आपके पास है 2.5 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2 इंटू 10⁻12 है। आपके पास ये नंबर दिया है तो इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा सीधा 10 की पावर वाले को 10 की पावर से हैंडल करेंगे, और जो भी हमारे पास नंबर्स हैं इनको नंबर्स के साथ 2.5 इनको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू, अगर आपने पावर्स वाले नंबर को इनको जोड़ना घटाना सीखा होगा तो 10 टू द पावर, जो अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस 10 है और पावर इसका -27, इसका 12, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को हम सिंपल सा ऐड कर देते हैं। तो 10 टू द पावर -27 प्लस 12 करेंगे तो क्या होगा, -27 प्लस 12 करेंगे तो 27 -12 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा -15। ठीक है, ये आ गया आपका। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो भी है, अगर यहाँ पे डेसिमल ये नंबर इस फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि 10 से छोटा और 1 से बड़ा नहीं है, तो भी हम डेसिमल एडजस्ट करके बाद में इसको लिखते हैं। मल्टीप्लाई करना सिंपल है, इसी तरीके से डिवाइड करना मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए 25 2.5/5, या फिर इंटू 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर 15, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है,
तो इसको नंबर में नंबर जैसे नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरीके से इसको भी एडजस्ट करना है। 5 5 या 25 और 0.5 आ जाएगा। ये आ गया 0.5 एच। और जब इसको कैसे कर डिवाइड करेंगे तो जब हम 10 की पावर वाले नंबर्स को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर से नीचे ले जाएं या नीचे से ऊपर ले जाएं, तो जो 10 की पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, जैसे मैं -30 को नीचे लाऊं तो ये इंटू 10 टू द पावर 30 प्लस 30 हो जाएगा, या फिर 10 टू द पावर 15 को ऊपर ले जाऊं तो ये 10 टू द पावर -15 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 10 टू द पावर -15 हो जाएगा। 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर 15, सॉरी -15। अब ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, -30 -15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -45। ठीक है, अभी भी यहाँ पे ये नंबर 1 से छोटा है, तो इसको हमें डेसिमल इधर करना पड़ेगा। अब डेसिमल इधर करेंगे तो राइट साइड में डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल लिखने का कोई मतलब नहीं होता। तो 5 इंटू, या फिर लिखना चाहे तो 5.0 वगैरह आप लिख सकते हैं। 5 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, डेसिमल को हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है तो ये नंबर 0.5 से 5 हो गया। ये नंबर इंक्रीज किया है तो इसमें डिक्रीज करना पड़ेगा। और कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया है तो एक इसमें से माइनस कर देंगे तो -45 से ये हो जाएगा -46। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा अगर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया, डिवाइड करना सीख लिया। आप इन पे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से नंबर्स लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीजें बहुत बार आती हैं। और जिन बच्चे को ये नहीं आता उनका फिजिक्स में से समझ लीजिए एक तरह से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उन्हें लगता है फिजिक्स बहुत टफ है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। सपोज दैट वी हैव अ नंबर लाइक 37.28 -37.28 इंटू -52 प्लस 3.72 3.536 इंटू 10 टू द पावर -50। ये है, इस तरह से नंबर दिया है, इन दोनों पे हमें एडिशन करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई में तो ठीक था, अब ऐसा नहीं करेंगे नंबर को नंबर के साथ जोड़ देंगे और 10 टू द पावर को 10 टू द पावर के साथ। इसमें इसका प्रोसेस ये है कि पहले हम 10 की पावर जो है उसको सेम करना है हमें। 10 की पावर को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, अभी तक यही तो हम 10 की पावर ही तो चेंज कर रहे थे डेसिमल को शिफ्ट करके। तो अब उसका रिवर्स प्रोसेस, पहले हम क्या कर रहे थे, डेसिमल को पहले शिफ्ट शिफ्ट करते थे। पहले अभी तक क्या किया था, डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे और 10 की पावर चेंज हो रही थी। अब हमें क्या करना है, पहले 10 की पावर चेंज करेंगे, फिर डेसिमल को उसके हिसाब से शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसका रिवर्स प्रोसेस। तो अब चाहे आप इसको -52 से 50 करिए या फिर -50 से 52 करिए, आप देख लीजिए आसान क्या होगा। अगर इसे आप -52 से 50 करते हैं, यानी कि इसमें से दो ऐड करेंगे तभी तो -50 होगा। दो ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर, अगर ये नंबर बढ़ा रहे हैं तो ये नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा। डेसिमल आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और अगर इसे -52 से इंक्रीज कर रहे हैं, -50 से 52 कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज करेंगे ना, -50 से -52 करेंगे तो वो डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं उसमें से, तो -50 में -2 करेंगे तो -52 होगा। अब -2 मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं इसमें से, तो ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 2 डिजिट जो है इधर ले जाना पड़ेगा। तो मैं इसको -52 कर रहा हूं, अभी देख लीजिए। आप चाहे तो यहां से करिए, यहां से करिए, लास्ट में फाइनल आंसर आपको सेम ही आना है। -37.28 इंटू 10 टू द पावर -52 प्लस 2 डिजिट डेसिमल को इधर ले जाएंगे। कैसे ले गए हमने बता दिया, 353.6 इंटू 10 टू द पावर, अब ये हो जाएगा -52। ठीक है, पहला काम हमें क्या करना था, पावर सेम करना था, हमने सेम कर लिया। मैंने कहा चाहे इसको -52 में दो ऐड करिए, -50 लाइए, या फिर -50 में से 2 माइनस करिए तो -52 हो जाएगा। तो हमने इसमें किया -52, इसमें घटाया नंबर तो ये नंबर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए डेसिमल राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, और दो घटाया है तो दो डिजिट जो है राइट शिफ्ट कर दिया हमने डेसिमल को। अब क्या करेंगे, 10 टू द पावर -50 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, -37.28 प्लस 353.6, इन दोनों को
आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे? ऐड करना तो आता ही होगा। 353, यहाँ पे मैं लिख के कर दे रहा हूँ, 353.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, 37.28, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे या घटाएंगे? प्लस माइनस इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 2 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे 13 डेसिमल लगा देंगे, 6 आ जाएगा, और 4 में से 3 1 3 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 316.32। प्लस का आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, 316.32 इंटू 10⁻52। अब हमें एक काम और करना है, डेसिमल को भी यहाँ एडजस्ट करना होगा। डेसिमल को यहाँ एडजस्ट करना होगा क्योंकि ये नंबर 10 से बड़ा है, तो डेसिमल 10 से छोटा करने के लिए डेसिमल यहाँ लाएंगे, 3.1632 इंटू, अब ये नंबर छोटा हो गया तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज कितना करेंगे? 2 डिजिट शिफ्ट किया है तो 2 डिजिट, इसमें +2 ऐड कर देंगे तो 10⁻−50 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर बन रहा है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं। क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? पावर को सेम करना है। पावर सेम कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया। अब आप इनमें कुछ नंबर अपने मन से लिखिए इस तरीके से फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा अगर ये माइनस में लिख रहे हैं तो ये भी माइनस में, और इसी के आसपास 2-3 डिजिट के आसपास लिखिएगा। इसी तरीके के नंबर हमें न्यूमेरिकल में जोड़ने घटाने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा तो डेसिमल को बहुत ज्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, अपने हिसाब से नंबर लिखिए और जो है इनको आप सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये हो गया, बहुत सिंपल सी चीज थी, लेकिन इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि इसकी वजह से बच्चों को फिजिक्स बोरिंग लगती है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब नहीं सॉल्व होते हैं तो उनको जो है बहुत प्रॉब्लम आती है, उन्हें लगता है वो फिजिक्स सीख ही नहीं सकते। इसीलिए मैथमेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट था ये कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन हमने कर लिया, और बाकी कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। जल्दी करने के लिए कैलकुलेशन टेबल्स याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, कुछ स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटे छोटे फार्मूले याद होने चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। अब मैं ये सारी चीजें नहीं सिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि आप 10th में लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था, तो आप अगर 10th पास करके आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना सीख कर आए हैं। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख कर सॉल्व करना आपको आता है। बाकी जहां आएगा मैं बताऊंगा वहां पे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं फंक्शन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इनकी बात करते हैं तो सारी कहानी शुरू होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, सब साइड्स का राइट एंगल ट्रायंगल में एक नाम होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसके रिस्पेक्ट में थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जिस पर ये एंगल थीटा बना है वो हो जाएगा बेस। अगर यहाँ थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस। हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है, बड़ी साइड है, वो हाइपोटेन्यूज होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो इसमें हम सारे रेशियो डिफाइन कर देते हैं, एक बार लिख देता हूँ। ज्यादातर लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, जिनको पता है वो आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता या फिर आप चाहे तो रिवाइज कर लीजिए एक बार। आप रिवाइज करेंगे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ये तीन रेशियो अगर आपने याद कर लिया है तो इनका रिवर्स होता है, इनवर्स होता है cosec। साइन का होता है cosec, तो cosec साइन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से cos का होता है sec, sec क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। tan का होता है रिवर्स क्या? cot, तो cot क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रेशियोज है, तुमने रेशियोज देख लिया कैसे होता है। अब कुछ वैल्यूज हैं, एंगल्स की वैल्यूज हैं, उन्हें हम सबसे पहले याद करेंगे, क्योंकि एंगल्स बार बार आते हैं और हमें याद होने चाहिए एंगल्स। तो कौन कौन से ज्यादा यूज होते हैं? साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमें ज्यादा लिखनी पड़ती हैं, बार बार यूज होता है, तो इनकी वैल्यूज को हम याद करेंगे। कुछ एंगल्स की वैल्यूज को हम याद करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ करूंगा
ताकि एक छोटा सा मैं टेबल बना दे रहा हूँ, उसमें वैल्यूज याद कर लेंगे। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये तीन साइड्स पहचाननी आपको आनी चाहिए, क्योंकि हर बार आपको ट्रायंगल इस तरह से बिल्कुल सीधा नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बड़ा सा फिगर बना होगा, उसमें छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, वहां पे हमें पाइथागोरस लगाना होगा, या फिर जो भी होगा, तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना आना चाहिए, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और उसमें से हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर पहचानना आना चाहिए हमें। ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो कुछ वैल्यूज हम साइन थीटा की वैल्यू याद रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू याद रखेंगे, और टेन थीटा की। ये तीन वैल्यू मस्ट, अगर आपको कॉट से कोसेक के भी याद है तो अच्छी बात है, हालांकि आप इन्हीं से रिवर्स करके इनको निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक टेबल बना देता हूं मैं। चलिए, तो सबसे पहले थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। टेन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, जीरो के बाद एंगल जो हम याद रखते हैं 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम 37 डिग्री। एक एंगल का 37, ये आपने नहीं याद किया होगा कभी, तो इसको याद करने का तो तरीका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, इसमें से जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट जो सबसे फेमस है, जो सबसे सिंपल है, 3 4 5। तो एक साइड को हम ले लेंगे 3, एक को 4, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड 5। और ये एंगल, तो अब दो साइड है, ये तो 90 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो बड़ी वाली साइड है, दो एंगल होते हैं इसमें, एक 37 और एक 53, दोनों का सम 90 आया, 90 + 90 180 हो जाता है ये। तो जो बड़ी वाली साइड है उसके सामने 53 डिग्री आएगा, और जो छोटी वाली साइड है उसके सामने 37 डिग्री। अब इन्हीं के हिसाब से हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा। 3/5। कॉस 37 कितना हो जाएगा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 हो जाएगा। और टेन परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर है 37 के लिए, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4, ये हो गया। 37 के बाद आ जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री, 45 साइन 45 होता है 1/√2, टेन 45 भी 1/√2 होता है, और कॉस 45 1/√2, और टेन 45 1 होता है। इसके बाद 53 डिग्री देख लेते हैं। 53 डिग्री भी यहीं से कैलकुलेट करेंगे। साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, और कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/3। ये वैल्यू हो गई। 53 के बाद आ जाते हैं हम 60 डिग्री पे। 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, और टेन 60 होता है √3। 60 के बाद 90 पे आ जाते हैं। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, साइन 91, कॉस 90 जीरो, और टेन 90 इन्फिनिट। और जो है आप एक वैल्यू और याद रख सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, 180 डिग्री। साइन 180 जीरो, कॉस 180 -1, और टेन 180 जीरो। ये सारी वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते नहीं, याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि इनको निकालना इतना भी सिंपल नहीं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, और याद तो होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो आप एक बार ये टेबल बना लीजिए, और 37 और 53 डिग्री वाला, या तो आपको क्वेश्चन में जनरली दे दिया जाता है, मान लो नहीं दिया जाता, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये ट्रायंगल आप बना के रखिए, बस एक 90 डिग्री का एंगल होगा, एक 37, एक 53। तो 3 4 5 साइड होती हैं। जो छोटा वाला एंगल है 37 डिग्री, उसके सामने 3 रखेंगे, और जो बड़ा वाला एंगल 53, उसके सामने 4, बाकी लॉन्गेस्ट साइड 5 तो है। नोट कर लीजिए इनको। नोट हो गया। तो अब हम कुछ फार्मूले की तरफ देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला।
सबसे पहले स्क्वायर वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर वाले फार्मूले क्या थे? जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। और टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको याद रखना। पता सबको होगी कहाँ से आई हैं, ये पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी इनको कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ये आई हैं। प्रूफ करना हो तो आप एंगल रख के चेक कर सकते हैं। अब टू थीटा वाले फार्मूले हम देख लेते हैं। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा क्या है का फार्मूला याद होना चाहिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया। कॉस टू थीटा के देखें, कॉस टू थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखें या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकले रखें हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वहां से निकले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको यहाँ पे पुट करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हो गया। ये सब कॉस टू थीटा के हैं। और अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन टू थीटा वाले। इस तरीके से आप थ्री थीटा तो जल्दी यूज नहीं होता, लेकिन अगर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अब अपोजिट एंगल्स की बात कर लेते हैं। अपोजिट एंगल में क्या आएगा, जैसे हम बोलते हैं साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होगा, पहले मैं लिख देता हूँ कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, टेक माइनस थीटा और कोशेक माइनस थीटा। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स बोलते हैं इनको। तो ध्यान रखिएगा, कॉस और सेक दो चीजें आपको याद रखनी, कॉस और सेक। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो ऐसे याद रखेंगे आप, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो चारों निगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। अगर एंगल के साथ साइन आ जाए निगेटिव तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज भी आपको याद कैसे रखना है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव सामने लग जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इन चीजों को, नोट कर लीजिए इसको भी। नोट कर लिया। तो अगला फार्मूला हम साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी वाला कुछ फार्मूला देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा इन सारे को, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार आपका रिवाइज हो जाए। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, माइनस लग जाएगा बस, माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये होता है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये
साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फार्मूले, ये भी आपको एक बार याद रखने हैं, ये भी यूज होते हैं फार्मूले। tan ए का आप याद करना चाहें तो याद कर लें, वैसे जल्दी यूज नहीं होता है। तो जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, अगर कहीं पे यूज होगा तो मैं वो फार्मूले बताऊंगा, लेकिन आपको मिनिमम इतना याद होना चाहिए जो ज्यादा यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी रेंज क्या होती है। रेंज, तो रेंज क्या है, मतलब जैसे साइन की वैल्यू की बात करें तो मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये सारी वैल्यूज हम कैसे करें। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की रेंज सेम होती है। कितनी होती है, ये होते हैं हम्म, ये होते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1। यानी कि इनकी वैल्यू जो वेरी करती है -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, tan और cot का इसी तरीके से देख लेते हैं। tan थीटा और cot थीटा की रेंज सेम होती है, कहां से कहां तक होती है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और लेस देन आर इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये वेरी करते हैं। उसके बाद सेक थीटा और कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो इनकी जो रेंज होती है ये होंगे लेस देन आर इक्वल टू -1, या तो होंगे और या फिर सेक थीटा और कॉसेक थीटा, या फिर होंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, या तो एक से बड़े होंगे या फिर -1 से छोटे होंगे, यानी कि -1 से 1 के बीच वाले नंबर्स नहीं हो सकते, बाकी सारी वैल्यूज सेक और कॉसेक में पॉसिबल है। ठीक है, अभी ग्राफ में मैं नहीं बना रहा हूं, आप कभी ग्राफ देखेंगे तो आपको क्लियर रियलाइज होगा इस चीज का। ठीक है, तो आप ये सारे फार्मूले नोट कर लीजिए, बाकी जो भी फार्मूले और होंगे मैं उसी टाइम पे बताता चलूंगा। फार्मूले बहुत सारे हैं, ये सारे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो इनको हम एक बार याद कर लेते हैं। ठीक है, रफ करूंगा इसको। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बस मैंने एक बार रिवाइज करवाया है। अगर याद थी आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इनको याद करके चलिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। अब आ जाते हैं हम एक क्लास 12th का चैप्टर होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल चैप्टर होता है, इसमें एक टर्म यूज होता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये क्या होता है, जैसे मैं अगर मान लो ऐसे एक नंबर ले लेता हूं आपको, 1.0002 ले लिया इंटू 1.0005 ले लिया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत मतलब इसमें आपको लेंदी लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इसका एक तरीका है, सीधा सीधा मैं इसको लिख देता हूँ 1.0007। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखिए, लगभग इतना ही आएगा, अप्रोक्स इतना आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स ये इतना ही आएगा, और यही हम करते हैं, इतने से हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अभी ये आया कैसे, इनको समझिए। तो जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 1+x और इंटू 1+y, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 1 को उठाएंगे इन दोनों से करेंगे, फिर x को उठाएंगे इन दोनों, तो ये इस तरह से आएगा 1+x+y+xy, इस तरीके से आएगा। तो अगर x और y बहुत छोटे नंबर हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको लिखें 1+0.0002 और इसको लिख दें 1+0.0005, तो ये वाले नंबर x और y की जगह पे जो आ रहे हैं वो नंबर बहुत छोटे हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए, इफ x एंड y आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर ये दोनों नंबर बहुत छोटे हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन और भी छोटा हो जाता है। दो नंबर अगर बहुत छोटे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटे। आप सिंपल सा देख लीजिए, ये 0.005 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 डिजिट पे डेसिमल है, इसमें 4 डिजिट पे डेसिमल है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 8 डिजिट पे डेसिमल लगेगा, तो वो नंबर कितना छोटा हो जाएगा सोच सकते हैं। वेरी स्मॉल, देन x इंटू वाई आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, इसमें मैं एक बार वेरी लिखता हूँ, इसमें दो बार लिख देता हूँ, तो आपको एहसास हो जाए ये कितना ज्यादा उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है,
तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो अगर ये स्मॉल हो जा रहा है तो हम लिख सकते हैं सीधा, तो वी कैन नेग्लेक्ट एक्स इंटू वाई, वी कैन नेग्लेक्ट एक्स इंटू वाई। अभी मैं फार्मूला बता दूंगा, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 1 + x + y। ठीक है, अब इसी नंबर को तोड़ दो, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 + 0.0002, और इसको लिख रहा हूँ 1 + 0.00005। ठीक है, अब इसको 1 + x, ये हो गया बहुत छोटा नंबर 0.0002, और y क्या हो गया 0.0005। ठीक है, अब इनको ऐड करके देखिए, यही आ जाएगा 1.0007। तो मैंने कैसे लिखा था ये बात पता चल गई आपको। ठीक है, तो बहुत छोटे नंबर इस तरह से 1 के साथ होना चाहिए। अब इसका जो फार्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम होती है एक, उससे आप चैप्टर में अगर जो लोग मैथ वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, तो 1 + x⁴n, अगर ये इफ 1 होना चाहिए और x जो है, x शुड बी वेरी स्मॉल, x शुड बी वेरी स्मॉल, तभी हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। बड़ा नंबर होगा तो नहीं कर सकते, शुड बी वेरी स्मॉल, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इसको देखो, ध्यान से देखिए, 1 + x × 1 + x × 1 + x को n टाइम्स लिखेंगे, तो n टाइम्स इसको ऐड कर देंगे तो 1 + nx हो जाता है। ये मेन फार्मूला है आपका। बाकी तरीका इसका एप्लीकेशन कैसे है ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, मैं जो है एक एग्जांपल इस पे कराता हूँ आपको। रब करूँ इसको, मैं एक एग्जांपल करा दें कैसे यूज करेंगे इसको, आप देखिएगा इसकी हेल्प से कितना आसान हो जाता है। रब करूँ, चलिए, मैंने एक वैल्यू ले लिया 1/1 + 0.0003 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर 003, जरूरी नहीं है 3 डिजिट हो, 2 डिजिट भी आप हो तो कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 इसको ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर 1 में डिवाइड करेंगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस ये हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 1 + 0.003 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमें बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे 1 है और ये नंबर बहुत छोटा है, तो n जो है आगे आ जाएगा बस। तो 1 + -2 इंटू 0.003 कितना हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 0.003। सब्ट्रैक्ट करिए, इसे कितना आएगा, 1 में से माइनस करेंगे 0.003, तो ये कितना आ जाएगा, और ये 3 होगा ना, 7 हो गया, ये 9, और ये 9, तो 0.997, 0.997 ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आप आंसर अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन सही है, आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। हो सकता है 2-3 डिजिट के बाद कोई डिजिट चेंज हो, लेकिन आंसर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी हो गया। ठीक है, आप ये कहीं कहीं यूज होता है तो हमें आना चाहिए, जहां पे यूज होगा वहां पे मैं बता दूंगा इसको, ऐसा नहीं है कि अब बता के खत्म कर रहा हूँ। लेकिन जब एक बार कोई चीज आप पढ़े रहते हैं, जब आप उसको रिपीट करते हैं तो वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाती हैं, अच्छे से याद हो जाती हैं, फिर आप भूलते नहीं हैं। ठीक है, अब जो है एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टर्म है, इसको ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें से जो है एक एंगल बिटवीन टू लाइंस की हम बात कर लेते हैं। एंगल कैसे देखते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। जैसे मान लीजिए दो लाइंस हैं, इनके बीच एंगल जो है थीटा है।
और ये एक छोटी सी ये एक थ्योरम है, 8 या 9th क्लास में आपने कभी न कभी ये देखा होगा। जैसे मान लीजिए अब ये एंगल थीटा है, तो मैं इन दोनों पे लाइन पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, ठीक है? एक इस पर बनाया परपेंडिकुलर, ये, और एक इस पर बनाया परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये ऐसे बनाया और इस पर परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, ये परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। ये बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिक्स में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बहुत बार इस लाइन का मैं यूज करूंगा। तो इस बात को याद रखें और इसको देखना सीख लें कि अगर दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, और ये काम बहुत आसान कर देता है आपको जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हमें एंगल देखना होता है। ठीक है, अब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर दो लाइंस के बीच एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी एंगल थीटा होगा। बस इतना सा है इनके बीच में, और ये लाइन याद रखिएगा। बाकी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं और बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन वगैरह हैं। तो आपको ज्योमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। ज्योमेट्री में आप सर्कल, सर्कल से रिलेटेड चीजें, उनके फार्मूले, और रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये सब सारी चीजें आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में आना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल के बारे में आपको कॉन्वेरेंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। आप ये 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बस यहाँ पे मैं टाइम नहीं खराब करूंगा। ओवरऑल मेरा जो गोल है वो कैलकुलस पढ़ाना है। जो नेक्स्ट पार्ट में मैं कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। कैलकुलस में क्या स्टार्ट, कैलकुलस क्योंकि 11 12 का पार्ट है, मैथ वाले बच्चे तो पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़े होंगे, और बायो वाले बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे उस चीज को। तो बायो वाले बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैथ वालों के लिए भी है, क्योंकि मैं जो कैलकुलस है वो यूज होना पहले दूसरे चैप्टर से ही शुरू हो जाता है, और आप पता चले बाद में पढ़ रहे हैं, तो दोनों के लिए वो इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। और एक टर्म है, एक चीज, एक मिनट, एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करके होता है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एक भी हम देख लेते हैं। जैसे बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन देखा हमने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो अगर कितने स्मॉल के लिए होता है, थीटा अगर लेस देन 15 डिग्री, थीटा अगर लेस देन 15 डिग्री है, तो हम साइन थीटा को, साइन थीटा हो या टेन थीटा हो, साइन थीटा या टेन थीटा हो, दोनों को हम अप्रॉक्स जो है लिख सकते हैं थीटा के इक्वल। साइन थीटा और टेन थीटा को कितना छोटा हो, 15 डिग्री से छोटा हो, तो अगर साइन थीटा और टेन थीटा हमें मिला है तो उसका हम अप्रॉक्स वैल्यू थीटा लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, थीटा मस्ट बी, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। फिजिक्स में हम ज्यादातर एंगल जो है रेडियन में ही मेजर करेंगे, रेडियन में ही हमें दिया जाएगा। तो आप जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, तो आप भी पढ़े लिखे बनिए। तो थीटा रेडियन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर साइन 10 डिग्री दिया है तो आप उसकी वैल्यू को 10 लिख दें। क्या ये सही होगा? अगर मान लीजिए साइन 10 डिग्री आपको दिया है तो आप उसको 10 लिख दें। अभी हमने पढ़ा था रेंज में साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, -1 से 1 के बीच में, तो फिर साइन की वैल्यू 10 कैसे होगी? तो हम क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे, इस 10 डिग्री को, जो 10 डिग्री है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के, या फिर 180 डिग्री बोले, पाई रेडियन के बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। 180 बोलेंगे 1 डिग्री, इसलिए ये रेडियन हो गया। ठीक है, तो अब यहां से हमने सीख लिया 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो अब जितने भी डिग्री हमें दिया जाएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उस एंगल में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें 10 डिग्री दिया है तो 10 डिग्री को हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस, ये क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री क्या लिख सकते हैं हम, साइन पाई बाई 18। अब ये जो है अप्रॉक्स वैल्यू ये पाई बाई 18 हो जाएगी।
ठीक है, पाई बाई 18। पाई की वैल्यू अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल, पाई की वैल्यू 3.14 रख के 18 से डिवाइड करके हम वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर एंगल को जैसे हम डिग्री में याद रखते हैं, थोड़ा सा रेडियन में याद रखें तो ज्यादा अच्छी बात है। जैसे हमें मान लीजिए 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 6 18 तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 6। तो 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 कहना शुरू कर दीजिए। इसी तरीके से 45 डिग्री को, 45 डिग्री को क्या पाई अपॉन 180 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 60 डिग्री को हम बोलते हैं पाई बाई 3 बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोलते हैं। तो ये सारे जो बेसिक एंगल हैं उनको हम पाई में याद करना शुरू कर दें, पाई में बोलना शुरू कर दें। ठीक है, डिग्री में तो हमारी आदत है बोलने की, रेडियन में बोलना की आदत नहीं है, तो इनको अपनी आदत में बैठाइए, क्योंकि आपको फिजिक्स में रेडियन में ज्यादा मिलेगा एंगल्स। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। बिना कैलकुलस के फिजिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।